माजुली किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? पेड़ों और हरे भरे धान के खेतों से घिरी धरती पर स्वर्ग समान जगह के लिए? अपनी समृद्ध वैष्णव संस्कृति के लिए? शास्त्रों और कला, साहित्य, नृत्य और रंगमंच के जरिए अपनी विरासत को सहेजने के लिए? मिट्टी के बर्तन और मुखौटे बनाने के लिए? या फिर असमिया आदिवासी तर्ज की प्राचीन हथकरघा कला के लिए? दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप माजुली पारंपरिक संस्कृति और मूल्यों में रचा बसा है। विशाल ब्रह्मपुत्र से घिरे हुए इस द्वीप तक सिर्फ नौकाओं के जरिए आना जाना होता है। माजुली में बहुत से कबीले हैं, जैसे मिसिंग, दियोरी और सोनोवाल कछरी जनजातियां। वैसे तो ये जगह शांति और संस्कृति का गढ़ है, लेकिन हर साल यहाँ रहने वालों की जिंदगी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। जल्दी जल्दी आने वाली बाढ़ से न सिर्फ द्वीप की मिट्टी बह जाती है, बल्कि इसके भविष्य पर अंधेरा भी छाता जाता है। यहाँ के लोगों के रोजगार पर बन आई है। ऐसे हालात में मिसिंग जनजाति की दीपा रानी अपना घर वो काम करके चलाती हैं जिसका उन्हें सबसे ज्यादा शौक है। मैं जन्म से माजुली में ही रह रही हूँ। सुबह मैं 3:30 बजे जागकर 4 बजे से सिलाई करना शुरू कर देती हूँ। ऐसा करके जब सब लोग सो रहे होते हैं तो मैं करीब 60 से 100 रुपए तक कमा लेती हूँ। दीपा रानी 8 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। बचपन में सिलाई उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। और लोगों को भले सिलाई काम का हिस्सा लगता हो, लेकिन दीपा रानी को तो इसका शौक था। 13 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी बहन की सिलाई मशीन पर स्कर्ट और फ्रॉक पर तरह तरह के तजुर्बे कर डाले। अब उन्हें क्या पता था कि जो उनका शौक है, आगे चलकर उसी में वो 36 लड़कियों को ट्रेनिंग देंगी। मेरी बड़ी बहन को सरकार से सिलाई मशीन मिली थी, जिस पर मैं सीखने लगी। मेरी बहन ने मुझे मशीन छूने तक नहीं दी कि कहीं वो खराब न हो जाए, लेकिन जब वो घर पर नहीं होती थी तब मैं उसे चलाती थी। मैं कागज पर सिलाई करके डिजाइन बनाती थी। बाद में बहन के बचे हुए कपड़े पर फ्रॉक और स्कर्ट वगैरह बनाने लगी। जब उन्होंने माजुली में उषा के सिलाई स्कूल के बारे में सुना तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हो गयी। 7 दिनों की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपना सिलाई स्कूल खोला और अब वो इससे 8,000 रुपए महीना कमाती हैं। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी अपना ये हुनर अपने गांव में दूसरे लोगों को सिखाकर मिलती है। उषा सिलाई स्कूल যেতিয়া ट्रेनिंग দিছিলে তেতিয়া আমাক এটা মেচিনৰ পাৰ্টবোৰ কেনেকে उषा सिलाई स्कूल में सिलाई के अलावा मुझे मैकेनिकल सर्विसिंग का भी प्रशिक्षण मिला। इससे जब भी मशीन में कोई छोटी मोटी गड़बड़ी होती है तो मैं आसानी से उसे ठीक कर लेती हूँ, जिससे मेरी बड़ी मदद हो जाती है। मैंने अपने छात्रों को भी यही सिखाया है। सिलाई स्कूल में टीचर के तौर पर मुझे गांव में बड़ी इज्जत मिलती है। पास के गांवों के लोग भी मुझे टीचर कहते हैं। जब भी मैं अपने छात्रों के घर जाती हूँ तो वो भी मुझे बड़ी इज्जत देते हैं। मुझे बहुत गर्व होता है। 2013 চনৰ এপ্ৰিল মাহত মই দীপাবাৰ পৰা ট্ৰেনিंग লৈছোঁ। मैं दीपा मैम की सिलाई स्कूल से 2013 अप्रैल में जुड़ी। मैंने पहली बार वहीं सिलाई मशीन चलाना सीखा। पहले मैं उसे ठीक से चला नहीं पा रही थी, लेकिन मैम ने मुझे मशीन चलानी और सुई डालनी सिखाई। মেচিন নাছিলে, তাৰপৰা দীপাবাই মোক ক'লে তই সদায় ইয়ালৈ আহিবি, মই মেচিনটোত শিকাই মেলি দিম। তাৰপিছত তই সাধাৰণ চিলনিবিলাক মোৰ পৰা শিকি ল'বি। তাৰপিছত মই সদায় দীপাবাই কোৱা মতে 2 ঘণ্টা দীপাবাইক সময় দিছিলোঁ।
मैंने कागज पर कटाई और सिलाई करना सीखा और जब मैं ये सब ठीक से करने लगी तो उन्होंने मुझे सिलाई के लिए एक कपड़ा दिया। 3 माहৰ পাছত এটা एग्जाम হ'ল। 3 महीने तक सीखने के बाद मुझे एक सर्टिफिकेट मिला। उससे मुझे ओबीसी फंड से मुफ्त मशीन मिलने में मदद मिली। मेरे लिए सिलाई मशीन आमदनी का एक जरिया बन गई है। মই ঘৰতো চিলাই মেলি পেলাই ওচৰ তেনেকে মোৰ ওচৰৰ মানে নবৌ আছিলে এজনী নবৌগৰাকীকো মই শিকাইছিলো। इसके अलावा मैंने अपनी एक रिश्तेदार को भी सिलाई सिखाई और उसे भी मशीन और सर्टिफिकेट मिल गया है। हम सब दीपा मैम के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये सिखाया। সীমা মানুহে দীপাবাক বহুত সন্মান আছে। দীপাবাই শিকাবলগীয়া শিকিও আছো আৰু দীপা পাছত আমি আগলৈও শিকি থাকিম বুলি ভাবি আছো। बाढ़, नदी से जमीन के कटाव और कनेक्टिविटी की कमी से माजुली में रहने वाले जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ा है। दीपा रानी खुद एक ऐसे ही कबीले से आती हैं जो बाढ़ पीड़ित इलाके में है, लेकिन उनकी कोशिशों को उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम और असम के ग्रामीण स्वयंसेवी केंद्र ने सहारा दिया, जिनका मकसद भारत के दूर दराज ग्रामीण इलाकों के लोगों को रोजगार देना है। उनका मानना है कि सिलाई सिखाने से लोगों की जिंदगी को मायने और स्वरूप मिलते हैं। हमने चंद लोगों से ही शुरुआत की, लेकिन हमें ये प्रोजेक्ट इसलिए पसंद आया क्योंकि जिन 10 लोगों के साथ माजुली में शुरुआत की थी वो अब भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिलाई स्कूल है तो स्कूल से ज्यादा लोग सीखकर निकल रहे हैं। महिलाएं और लड़कियां ये हुनर सीख रही हैं, साथ ही महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। इनकम जनरेशन एवेन्यूज ऑफ द वीमेन एंड द गर्ल्स। तो हम 3 लक्ष्यों पर ध्यान दे रहे हैं। पहला है गरीबी से छुटकारा, दूसरा भुखमरी से छुटकारा और तीसरा लक्ष्य है महिलाओं और पुरुषों में बराबरी। इसलिए प्रोजेक्ट हमारे लक्ष्यों से मेल खाता है। एंड थर्ड इज द जेंडर इक्वलिटी। उषा सिलाई स्कूल महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन मॉडल है, क्योंकि उन्हें अपने गांव से बाहर नहीं निकलना पड़ता। वो अपने घर में रहकर आराम से कमा सकती हैं। कमाई के साथ साथ अपने परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। हम जनजातीय लोगों के लिए और स्कूल खोल रहे हैं। हम उन्हें रोजगार के और मौके भी दे रहे हैं। earn and also look after their families. We are trying to open more schools and we are also trying to give them some other income opportunities also. Recently also they this हाल में अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम में उन्होंने झंडे बनाकर भी कमाई की। तिरंगा concept, so they have made lots of flag and they are also earning a lot. सिलाई स्कूल कामयाब कैसे बनता है? एक जगह ढूंढकर उसमें सिलाई मशीनें, कैंचियां, चौक के डिब्बे, रूलर्स और कपड़ों के थान रख दे। लेकिन इस तरह की संस्था महज कपड़ों और कौशल से नहीं चलती, इसके लिए नियत भी होनी चाहिए। हजारों महिलाओं को ऐसे मौके देना जिससे सिलाई के बल पर वो अपने सपने साकार कर सकें। भारत के 600 जिलों के 17,000 गांव में 30,000 से भी ज्यादा उषा सिलाई स्कूल हैं। असम में दुनिया के सबसे बड़े नदी के द्वीप से लेकर लद्दाख के एक छोटे से कबायली गांव तक महिलाओं के सपनों और अरमानों को साकार करती ये कोशिश एक मजबूत विरासत बन चुकी है। कारगिल ये बस जंग का मैदान नहीं है। खुबानियों और सेबों, अखरोटों और ताजा कहवा के प्यालों के बीच महिलाओं का एक झुंड मुस्कुराते हुए अपने दिनों की शुरुआत कर रहा है। इन महिलाओं ने कारगिल में हुए उषा सिलाई स्कूल के पहले आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नौ दिन के स्वावलंबन आवासीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में मशीन की मरम्मत से लेकर सिलाई और जीवन कौशल तक सब कुछ सिखाया गया।
आप जानते हैं करगिल और पूरा लद्दाख पहले बहुत ज़्यादा कट ऑफ होता था, 6-6 महीने कट ऑफ रहता था, तो उस हिसाब से एक्सपोजर हो या बाहर की चीज़ों के बारे में पता होना हो वो यहाँ पे है नहीं। और दूसरा यहाँ के वुमेन folk जो है काफ़ी ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव कल्चर होने की वजह से पहले ज़्यादा इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी बहुत सारी चीज़ों में। तो जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इनको बताया गया है कि आप आगे जाके एक सिलाई स्कूल खोलिए और 20 लोगों को एक साल में ट्रेन कीजिए फिर से। तो अगर 25 लोग और 20 को ट्रेन करते हो साल भर में 500 हो जाएंगे और वो आगे नेक्स्ट ईयर करते हैं तो 10,000 लोग ऐसे ही हो जाएंगे। और एक मुझे लगता है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उस वजह से। वेस्ट से हम 3 गुना ज़्यादा। ठीक। प्रतिभाशाली जनजातीय महिलाएं बेहद सृजनात्मक होती हैं, लेकिन मौका ना मिलने की वजह से ये सब मिट्टी में मिल जाता है। दूर दराज इलाकों में होने और अनुभव की कमी की वजह से शुरुआत में महिलाएं अपनी बात कहने और अपना काम दिखाने में हिचक रही थी। उषा और सिडबी ने इन महिलाओं को उनके गांव से बाहर ले जाकर न सिर्फ उनके कौशल को मांझा बल्कि उनको जीवन कौशल के गुण भी सिखाए। पहले मैं थोड़ा बहुत स्टिचिंग का काम पहले से करती थी, पर उतना नहीं जितना यहाँ पे अभी मैम ने भी हमें सिखाया कि बुक शर्ट्स, जेंट्स कुर्ता, स्कर्ट और भी बहुत कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिला। साथ में सॉफ्ट स्किल्स का सबसे ज़्यादा मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसमें हमारे कॉन्फिडेंस को ज़्यादा रेफर किया, मतलब उसको आगे लाया। सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्फिडेंस को इतना हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हम खुद के पैर पे खड़ा हो सके। 2018 में हमने जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू किया और अब हम लद्दाख की ओर बढ़ रहे हैं। लद्दाख में हमने 24 सिलाई स्कूल खोले हैं और फिर हमारा लक्ष्य करगिल था। 24 सिलाई schools and now our target was Kargil, this time with the support of SIDBI and with the और करगिल जहाँ सिर्फ जनजातियाँ रहते हैं वहाँ सरकारी डिग्री कॉलेज की मदद से हम 25 स्कूल खोल चुके हैं। and mostly for the tribal population। इस स्वावलंबन क्षमता निर्माण कार्यक्रम में करगिल के अलग अलग गाँवों में से हमने 25 लाभार्थी चुने, जिनमें पोइन, अकचुमल, परकाचिक, क्रामथंग जैसे गांव शामिल हैं, जहां खेती मुख्य पेशा है। इसलिए हम इन महिलाओं को ऐसे मौके देना चाहते हैं कि वो दूसरे जरिए से भी कमा सकें, ताकि वो स्वावलंबी हो सकें। इंडिपेंडेंट ट्राइबल वुमेन को एम्पावर इस ज़रूरी करना होता है क्योंकि इनको नहीं पता हो कि दुनिया कहाँ पहुँची है। ये लोग वहीं पे एक छोटे से गांव में मतलब होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इनको नहीं पता होती कि दुनिया कहाँ पहुँची है। तो इन तक क्योंकि इनके घर में ना टीवी होता है ना कुछ होता है, इनको ये चीज़ें नहीं पता होती है। घर पे आराम से मतलब ऐसे ही बैठे, जब ये लोग यहाँ आए आपस में मिले तो ये खुल के बोलने लगे। इनको अच्छा लगने लगा मतलब टाइम स्पेंड करना। फिर जब ये यहाँ से जाके ये हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये बैठते थे, खेलते थे, आपस में बात करते थे। तो ये चीज़ है। ट्राइबल वुमेन हैज ऑलवेज बीन आवर फोकस। आदिवासी महिलाओं पर हमारा हमेशा से विशेष ध्यान रहा है। वो कैसे भी दुर्गम क्षेत्र में हो, भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं के बावजूद हमने उन तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास किए हैं और उषा सिलाई स्कूल खोलने में उनकी मदद की है। हम अपने सहभागी एनजीओ जो इन दूर दराज इलाकों में मौजूद हैं, इनकी भागीदारी और मदद से ये सुनिश्चित करते हैं कि ये सिलाई स्कूल सुचारू रूप से चलते रहें। कारगिल से 80 किलोमीटर दूर परकाचिक गांव है। ये उन गांव में से एक है जहां से सिलाई सीखने वाली महिलाएं कारगिल आईं ताकि अपने कारोबार के सफर की शुरुआत कर सके। मंसूरा अपने खानदान की पहली औरत है जो अपना घर छोड़कर बाहर गई और पूरे 9 दिन रुकी। उनके ससुराल वालों और पति ने घिसी पिटी धारणाओं और परंपराओं से बिल्कुल अलग उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल प्रोग्राम में शामिल होने के उनके फैसले का साथ दिया। आमतौर से चुप रहने वाली मंसूरा सिलाई के बारे में शुरुआत में कुछ पूछते हुए भी हिचकिचाती थी, लेकिन उनके टीचरों और दोस्तों ने ऐसा माहौल बनाया कि उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अनुभव हो गया।
हमारा फैमिली 7 नफ़र है। हमारे शौहर उधर पढ़ता है, मैं खेतीबाड़ी का काम करता है, वो गाय शाय ले जाते हैं ऊपर। फिर मैं खेत में वो हमारे घर में खाना शाना बनाता है सुबह। फिर मैं पहाड़ पर गाय के साथ जाते, फिर वो थोड़ा काम भी बाद में मैं आकर के फिर वो 7 बजे आकर के झाड़ू शाड़ू करता है। फिर बाद में टाइम है तो मैं सिलाई करते। मैं हमारे गाँव में एक बड़ा स्कूल बनाऊंगी ताकि हमारे लड़कियों को हमारे गाँव को फ़ायदा मिले। मंसूरा गांव लौटी तो उनकी दोस्तों ने सिलाई मशीन लेने में उनकी मदद की। मंसूरा पुरिक कबीले से है और वहाँ का रिवाज है कि घर के बड़े की दुआओं के साथ खास मौके का उद्घाटन किया जाता है। अब मंसूरा चाहती हैं कि वो अपना हुनर परकाचिक में उन महिलाओं को सिखाएं जिन्हें इसका शौक है। लद्दाख के समाज में रूढ़िवादी संस्कृति का बोलबाला है, जहां रोजमर्रा के फैसलों में महिलाओं का दखल नहीं होता है। बदलते वक्त, बाहर की दुनिया से बढ़ते मेल जोल, शिक्षा और ऊषा जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बदौलत महिलाएं सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इससे उनकी कारोबारी सलाहियत भी मजबूत होती है। मंसूरा अब बस मवेशियों को चराने के लिए नहीं ले जाती। उनका काम सुबह उठकर चुपचाप नून चाय बनाने और सबके काम पर जाने के बाद घर में झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं है। 9 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो बकायदा कारोबार संभाल रही हैं। वो अब अपनी बिरादरी में अपनी छाप छोड़ना चाहती हैं और नौजवान लड़कियों को अपनी ही तरह अपने पैरों पर खड़े होना सिखाना चाहती हैं। हेमरम के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। गाय के लिए चारा का इंतजाम और फिर हाथों में चारा लिए वो अपनी आजीविका का सहारा गाय को चरा देती है। सलमा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपरबेड़ा के पैतृक घर से महज 5 से 6 घर दूर रहती हैं। 12 साल से घर का काम और मवेशी की देखभाल ही सलमा की दिनचर्या का हिस्सा रहा है। लेकिन अब ग्राम उत्थान एनजीओ और ऊषा ने सलमा के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए हैं। सिलाई सिखाने आई हूँ, तो आप लोग मुझसे अच्छी तरह से सिलाई सीखोगे, ठीक है? जहाँ वो ट्रेनिंग ले रही हैं और यही नहीं, आदिवासी समाज की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 14 और महिलाओं को ऊषा सिलाई की तकनीक सिखाने में जुटी हैं। मेरे गांव में साहब लोग गए थे। सिलाई सीखने के लिए मैंने फॉर्म डाला था और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने फॉर्म डाला जरूर था, पर सिलेक्शन होगा कि नहीं पता नहीं था। जैसे भी हो मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे खुशी हुई। मैं इधर ट्रेनिंग लेने आ रही हूँ और ट्रेनिंग ले रही हूँ। यहाँ आकर मुझे सिलाई के बारे में पता चल रहा है और मैं कैसे आगे बढ़ूंगी वो जान पा रही हूँ। मैं भी अब अपने गाँव में महिलाओं को सिखाऊंगी और रोजगार भी दे पाऊंगी। सलमा की जैसी बाकी और ट्रेनिंग ले रही महिलाओं तक पहुंचने का सिलसिला बहुत आसान नहीं रहा। सबसे पहले ग्राम उत्थान एनजीओ ने गांव के प्रमुख से संपर्क साधकर जरूरतमंद और इच्छुक महिलाओं की लिस्ट तैयार की और फिर ऊषा के प्रतिनिधि के साथ घर जाकर उन महिलाओं की जिंदगी में ऊषा के जरिए उत्थान लाने की जानकारी दी। महिलाएं हैं जो पहले से ही कुछ सिलाई सीखते हैं और उनका इंटरेस्ट है जो सिलाई स्कूल ओपन करने के लिए वो महिलाओं को हम सिलेक्शन करते हैं, उनसे जाके मिलते हैं, डोर टू डोर हम विजिट करते हैं। उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट एक बना के हम ऊषा से शेयर करते हैं। तो जब फाइनल हो जाता है जो सिलेक्शन प्रोसेस,
उसके बाद हम ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद सब महिलाएं घर में जाके सिलाई स्कूल ओपन करते हैं। जब ओपन हो जाता है हम हर महीने जो महिलाएं हैं जो कितना महिलाओं को सिखाए हैं, कितना रोजगार करते हैं, ये सब मॉनिटरिंग हम करते हैं। हर महीने ये रिपोर्ट हम उषा को शेयर करते हैं। एक गांव से किसी एक महिला का चयन होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में गांव की 2-3 जरूरतमंद महिलाओं से गांव के किसी एक घर में मुलाकात होती है और उषा सिलाई स्कूल से जुड़ने पर उनकी जिंदगी में आने वाले बदलाव और बेहतर कल के बारे में विस्तार से बताया जाता है। फिर हामी भरने पर फॉर्म में उनकी कुछ जानकारी और सिलाई को लेकर उषा के कुछ बेसिक सवाल के जवाब मांगे जाते हैं। पास करने पर महिलाएं इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाती हैं। इस साल जो है हम लोगों ने प्लान किया था कि मयूरभंज में जो आदिवासी महिलाएं हैं वो हमारे रायरंगपुर ब्लॉक और कुसुमी ब्लॉक है, उन महिलाओं के लिए कुछ ट्रेनिंग आयोजन किया जाए और इसलिए हम लोगों ने जो है ग्रामोत्थान से कहा था कि वो महिलाओं चयन करें और हम लोग यहाँ ट्रेनिंग उनको दें। तो यहाँ मयूरभंज जिले में जो कुसुमी ब्लॉक है यहाँ हम लोगों का एक ट्रेनिंग शुरू हुआ है। उषा सिलाई स्कूलों ने दूर दराज गाँव की लाखों महिलाओं को अपनी राह चुनने में मदद करके स्वावलंबी बनाया है। महिलाओं को आर्थिक मौके देकर उन्हें सशक्त करने की ये मुहिम किसी क्रांति से कम नहीं है।